नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। यूपी में जनसंख्या कानून लाने के ऐलान के बाद अब इसको लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है। इस कानून पर दिल्ली से लेकर बिहार तक नेताओं के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर पलटवार भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के एक बयान ने इस कानून को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। शफीकुर रहमान बर्क साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि जनसंख्या पर कानून लाने से कुछ नहीं होगा, बच्चे तो अल्लाह की ही देन हैं, अगर अल्लाह चाहेगा तो बच्चे धरती पर आएंगे। बर्क के इस बयान पर बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने पलटवार किया। संगीत सोम ने कहा कि बच्चे पैदा करने के अलावा भी खुदा की कई देन होती हैं, जनसंख्या देश के लिए कलंक है। इस्लाम का कुरान शरीफ में ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से या यह विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। चाहते हैं कि देश का विकास हो, तरक्की हो। जनसंख्या बहुत बड़ा एक कलंक होता जा रहा है और जनसंख्या एक ऐसी महामारी हमारे देश में होती जा रही है जो देश को पीछे लेके जा रही है। जनसंख्या पे कानून और कंट्रोल जरूर होना चाहिए, कानून आना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इसके पहल करी है। हम अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद बोलते हैं कि जिस तरीके की पहल आपने की है, आप बधाई के पात्र हैं। जी हाँ, शफीकुर रहमान बर्क साहब, अलस्सो बे रब्बेकू, इस पर होगी बहस। बिहार में भी जनसंख्या कानून को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जंग चल रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कानून लाने से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए महिलाओं को जागरूक करना जरूरी होगा। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे और उसी में जो आपने कहा। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश पर बिहार की डिप्टी सीएम का पलटवार हुआ। रेणु देवी का जनसंख्या वाले बयान पर उन्होंने वार किया है। जी हाँ, रेणु देवी का कहना है जनसंख्या के लिए पुरुषों को जागरूक करना जरूरी, नसबंदी से डरते हैं पुरुष। रेणु देवी, जी हां, रेणु देवी बिहार की उप मुख्यमंत्री, बीजेपी नेता। नीतीश कुमार के बयान के ठीक उलट उनका यह कहना है कि महिलाओं को जागरूकता से ज्यादा पुरुषों की जागरूकता की जरूरी है। जहां एक तरफ जनसंख्या नीति पर सियासत हो रही है, वहीं वीएचपी इस नीति के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। वीएचपी का कहना है कि इस बिल से हिंदू मुस्लिम आबादी के अनुपात में फासले पैदा होंगे। हर राज्य में स्थिति अलग है, पर हर राज्य में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों, उनकी भी वृद्धि दर में अंतर है। आसाम में हिंदुओं की वृद्धि दर
2.1 से कम है। वहीं मुसलमानों में जो TFL रेट है वो 3.16 है, 3.16। जी हाँ, आप सुन रहे थे VHP नेता को जो कह रहे थे कि जी हाँ, जनसंख्या कानून आखिर क्यों जरूरी है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा जनसंख्या कानून और समान नागरिक संहिता के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाने जा रहे हैं। वहीं MP के बीजेपी विधायक जनसंख्या कानून को मध्य प्रदेश में भी लागू करने की मांग उठा रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है जो आप गिना रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहे, भूखमरी की स्थिति में है, बेरोजगार असंतोष पनप रहा है, वो राष्ट्र के लिए भी खतरा है, समाज के लिए भी खतरा है। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल पर मुझे लगता है कि मोदी सरकार इस पर जल्दी कोई कदम उठाने जा रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा है और पत्र में ये आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा, विकास और सुशासन के लिए ये अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि के कारण लगातार प्रदेश में आबादी का अनुपात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, पहले असम, उसके बाद उत्तर प्रदेश और अब ये बात मध्य प्रदेश तक भी आ गई कि आखिर मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण नीति या कानून जरूरी है। जी हाँ, आइए बढ़ते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, आपके टीवी स्क्रीन पर अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं। अनिला जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी उपाध्याय लगातार कई सालों से जनसंख्या को लेकर अदालत में अपनी अर्जी लगाए हुए हैं और इस पर सुनवाई भी चल रही है। लगातार अनुसंधान करते रहना और इसके साथ साथ जनसंख्या को लेकर जो आंकड़े अश्विनी जी के पास है, मुझे ऐसा लगता है अतीकुर रहमान साहब, आपको याद होगा 2 दिन पहले जो मेरी बहस थी, मैंने कुछ आंकड़े आपसे कहे थे तो आपने कहा था ये आंकड़े कहां से लाए हैं। तो आज वो व्यक्ति हमारे साथ है इस पैनल पर जो आपको बताएंगे कि ये आंकड़े कहां से आए हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, लगातार पढ़ते लिखते रहते हैं, अखबार के साथ साथ अगर आप बहस में बैठते हैं तो वो सारी कटिंग्स लेकर बैठते हैं। अतीकुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजीव राय साहब समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिला जी, कैन यू हियर मी? अनिला जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ राजीव राय जी हैं। राजीव जी, आपके सांसद, जी हां, वयोवृद्ध शफीकुर रहमान बर्क साहब कहते हैं अलसो बे रब्बे कू, अल्लाह की मर्जी है, रूहें अल्लाह ने जितनी लिख दी हैं वो धरती पर जन्म लेकर रहेंगी। कानून बने, नीति आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजीव जी। जी, हेलो राजीव जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। आपका जवाब? सांसद जी वयोवृद्ध हैं, उन्होंने कुरान की एक आयत को कोट कर दिया तो टीवी चैनलों पर बहस होने लगा। उसी देश में जिस देश की मंत्री साध्वी निरंजना और साक्षी महाराज जब बोलते हैं तो कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं करता है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आएंगे वो हिंदू मुस्लिम करके सांसद जी के नाम पर तमाम बातें करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में व्यक्ति विशेष की अपनी राय हो सकती है। सबको इस बात की स्वतंत्रता है कि अपने धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख कर सकता है, कोट कर सकता है, लेकिन जब देश चलता है तो कानून से चलता है, कायदे से चलता है। और कानून और कायदे की बात होती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली की सरकार के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट हो और उत्तर प्रदेश की सरकार के अलग कॉन्सेप्ट हो। आप अश्विनी उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, मैंने तो इन्हीं का पढ़ा कि इनके केस में हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने तमाम बातें कही जिसमें उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का विरोध किया। 6 महीने पहले की बात है, बहुत पुरानी बातें नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आ जाती है कि तो क्योंकि यहाँ चुनाव है और चुनाव का समय इनके घोषणा पत्र या
विजन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई सवाल न पूछे, कोई ये सवाल न पूछे, किसान न पूछे कि साहब में हमारी आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवान न पूछे कि हमारी नौकरियां क्यों लटक गई, महिलाएं न पूछे कि हमारी असमत क्यों लूट रही है, तो ये नए नए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। सीधा सा सवाल है, अगर देश की समस्या है तो केंद्र में आपकी सरकार है, बहुमत वाली सरकार है, जबरदस्त बहुमत वाली सरकार है, आप वहां क्यों नहीं लाते हैं? आप दिल्ली में कुछ बोलेंगे और लखनऊ में कुछ बोलेंगे तो देश की जनता समझ रही है कि आपके पास उन सवालों का जवाब नहीं है जो जनता आपसे पूछ रही है, खोज रही है। जी आइए अनिला सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, अनिला जी हमारे साथ बैठी है, उनसे जवाब ले लेते हैं। अनिला जी, अगर आपने बर्क साहब का बयान सुना होगा और उसके बाद आपके नेता संगीत सोम ने जो कहा, बच्चे पैदा करने के अलावा भी कई और ऐसे अल्लाह की देन है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अलस्सो बे रब्बेकू, यानी कि अल्लाह ने जो रूहें लिख दी हैं वो धरती पर आके रहेंगी। बर्क साहब कहते हैं आप चाहे लाख कानून बनाएं, चाहे नीति बनाएं। इनको वो भी याद दिला दीजिएगा जो साक्षी महाराज, जो साध्वी निरंजन ने कहा था, भागवत ने कहा लोगों को इस धरती पर आना ही है। तो भारत में तो ऑलरेडी ओवरलोडेड हो चुकी हैं रूहें। मेरे ख्याल से थोड़ा अमेरिका, रूस, है ना, चाइना और कनाडा, इस तरफ चली जाएं तो वहां पे उनको बेहतर जिंदगी भी मिलेगी और वहां पे बहुत जरूरत भी है। क्योंकि चाहे वो रूस की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, ब्राजील की बात कर लें, इनके जो लैंड एरिया है हमसे तिगना चौगने हैं और आबादी जो है हमसे मतलब कहीं 33 करोड़ तो कहीं 12 करोड़ तो कहीं 10 करोड़ ये है, और हम लोग जो है 140 करोड़ को भी पार कर चुके थे। रूहें बिल्कुल आए धरती पे, वर्क साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर थोड़ा उनको बेहतर जिंदगी चाहिए और ऐसी जगह जाएं जहां पे वाकई में रूहों की यानी इंसानों की आवश्यकता है। भारत में तो ऑलरेडी ओवरलोडेड हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी रिसोर्सेज वगैरह सब बहुत कम आ चुके हैं। तो ये जो मैं तो बोलती हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, बिल्कुल आप उनसे कहिए कि मानिए। और एक अच्छे इंसान का काम यही होता है कि दूसरे इंसान के लिए अच्छाई सोचे। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जहाँ पर आबादी कंट्रोल में है, तो वह वहां पर जाए तो बेहतर है। और वर्क साहब की तो आदत है उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। अल्लाह मियाँ की देन है, तो संगीत सोम जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह मियाँ की देन तो ये भारत भी है भाई, इसको बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हो? और यहाँ तो बात हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी इसकी तो हो ही नहीं रही, बात हो रही है मेरे प्रदेश की। अब तो बात हो रही है अनिला जी, मुझे याद आता है संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान जिसमें वो कहते हैं हिंदू मुसलमान क्या होता है। जी हाँ, जोड़ने की जरूरत क्या, हम तो पहले से जुड़े हैं, डीएनए एक है। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे, क्योंकि ये हमारे यहाँ तो जो 99.9% जितने हैं ना कन्वर्ट्स हैं, तो जब कन्वर्ट है तो हमारा तो डीएनए एक ही है ना, उसमें कोई वो मैं नहीं जाना चाहती हूँ। पर मनीष जी, आपके पैनल पे उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया। जी मैं उन्हीं पर जा रहा हूँ अनिला जी। जी अनिला जी, उन्हीं पर जा रहा हूँ। अश्विनी जी, इससे पहले कि मैं अतीकुर रहमान साहब के पास जाऊं, मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें कि सियासत जाति मजहब के थोक वोट के आधारित ये सियासत हिंदू मुसलमान के जरिए जनसंख्या को अगर देखेगी तो ये नीति और कानून कैसे लागू होगा? अश्विनी जी। मनीष जी, मैं आपके सामने वो बातें कहूंगा जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल फाइल करते हैं तो हर चीज एफिडेविट पे देना होता है। मेरी आवाज आ रही है मनीष जी? जी आपकी आवाज आ रही है अश्विनी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। ठीक है, तो मैं कोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया का 2% है, हमारी आबादी भी कायदे से 2% ही होनी चाहिए। 2% यानी भारत की आबादी 15 करोड़। भारत के पास पानी दुनिया का 4% है, तो पानी के हिसाब से देखें तो हमारे पास भी आबादी 4% होनी चाहिए। दुनिया की आबादी 750 करोड़ है, 750 करोड़ का 4% होता है 30 करोड़। जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, हम 150 करोड़। ये 150 करोड़ का आंकड़ा भी मैंने केंद्र सरकार के आंकड़े को उपयोग करके ही लिखा है। केंद्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2019 में कहा था 125 करोड़ बन गया,
एक और हमेशा जितना लोगों का बनता है किसी मंच का नहीं बनता। 125 करोड़ आधार वाले 20% बिना आधार, कैंसर भी कहती है हाँ 20% लोगों के पास आधार नहीं है, तो 125 करोड़ आधार और 20% बिना आधार यानी 25 करोड़ बिना आधार, जनसंख्या हो गई 1.5 करोड़। तो दो जमीन पे दुनिया की आबादी 4% को 20 आबादी पीती है। अब और आपको क्या चाहिए, और आपको कितना डेवलपमेंट करना चाहते हो भैया? रूस का फल हमसे 5 गुना ज्यादा, रूस की संख्या 15 करोड़, हमारी जनसंख्या 150 करोड़। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़, हमारी जनसंख्या 150 करोड़। अश्विनी जी 2-3 दिन पहले मैंने ये बहस की थी, जब आप इस पैनल पर नहीं थे, मैंने इन आंकड़ों का उल्लेख किया था, तो अतीकुर रहमान साहब की राय कुछ अलग थी। अश्विनी जी मैं आऊंगा आपके पास। अतीकुर रहमान साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? अतीक साहब जी, जनाब अतीक साहब, यस आवाज आ रही है मरीज जी। जनाब आवाज आ रही है। जनाब सांसद महोदय शफीकुर रहमान बर्क साहब के कहने जो उन्होंने कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? हमारी पीआईएल का विरोध करे, हमारे आंकड़ों जी देखिए, जो आयत उन्होंने कोट की है वो तो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये उनको बताना पसंद करूंगा कि इस्लाम के अंदर फैमिली प्लानिंग हमेशा से रही है। ना सिर्फ इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको पूरा मुस्लिम समाज अच्छी तरह से मानता है, उन पे भरोसा करता है, उन्होंने फैमिली प्लानिंग की हिदायत दी है, और उसके साथ साथ हजरत उमर ने यहां तक के एबॉर्शन को भी जायज करार दिया है 7 वीक्स के अंदर, 7 स्टेज तक पहुंचने तक। तो फैमिली प्लानिंग बहुत बड़ा इस्लाम का हिस्सा हमेशा से रहा है। मैं बर्क साहब को यह अपील करूंगा कि इस तरह के रॉन्ग परसेप्शंस कम्युनिटी के लिए फैलाना उनको बंद करना चाहिए। जी बंद करना चाहिए, और मुझे भी एक ब्रेक लेना चाहिए। जी हाँ, वक्त है छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर सुनील सिंह के पास आएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने जो कहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जागरूकता करना जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, जी हां, मेहमान हमारे साथ बने हुए। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय जी, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, और मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब हैं। डॉक्टर सिंह, ब्रेक के पहले मैं आपके पास नहीं आ पाया था। मेरा सवाल आपसे, डॉक्टर सिंह, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मेरी। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपकी सरकार में सब ठीक ठाक है या राय जुदा जुदा है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कहिए या जनसंख्या स्थिरीकरण कहिए, ये चीजें पूरे भारतवर्ष में जरूरी है, ये बात मानने में कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस बात को अचीव करने के लिए लोग के अलग अलग विचार, उसके अलग अलग मायने हैं, गोल तो एक ही है। मेरा भी मानना है, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का मानना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल या जनसंख्या नियंत्रण एक ज्यादा एक्टिव चीज लगती है, और जनसंख्या स्थिरीकरण पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एक पैसिव चीजें अचीव करते हैं, सेम गोल। हमारा कहना है कि आप माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि कानून के दायरे में रख कर ये सब अचीव नहीं किया जा सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण, महिला एजुकेशन, बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण, सारी जगह देख के महिला को शिक्षा की गई कि महिला अगर शिक्षित रहेगी, गरीबी, परिवार का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, गरीबी और अशिक्षा दूर होगी, तो निश्चित ही जनसंख्या स्थिरीकरण पे हम जाएंगे। एक कानून लगा करके करने का होता है कि जिस राज्य को जरूरत समझ में आती है वो राज्य करे। बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं जो TFR के मामले में रिप्लेसमेंट लेवल रीच कर गए हैं, कुछ राज्य नहीं रीच किए हैं। वो कानून लगाता है, उसके खिलाफ माननीय नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारा स्ट्रैटेजी ये जनसंख्या स्थिरीकरण के तरफ है कि TFR लेवल हम 2.1 के आसपास लेते हैं, लेकिन उसके लिए
सामाजिक विद्वेष या किसी एक कम्युनिटी पर कुछ करना, ऐसे करने से ये बुमरांग करेगा। डॉक्टर साहब, मामला नहीं बनेगा। डॉक्टर साहब, तो यही डॉक्टर साहब, चीज़ विवाद करने के लिए आप जो अन्य चीजें, हम बिहार में हम भी कर रहे हैं, हम यहाँ बहुत अच्छी डॉक्टर कर रहे सिंह, हैं, लेकिन इन चीजों डॉक्टर के सिंह, लिए जो विवाद चीजें हैं, विवाद वो तब हम खड़ा कर हो रहा है रहे हैं, जब राय हम जब कर सरकार रहे हैं, सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की राय अलग अलग हो। डॉक्टर सिंह, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, राय जुदा जुदा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सारा ओनस यानी कि पूरा बोझ महिलाओं पर डाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं में ये जागरूकता होना जरूरी है, तो वहीं आपकी उप मुख्यमंत्री कह देती हैं कि पुरुषों में होना जरूरी है। तो ये महिला पुरुष के बीच की जंग, मुझे ऐसा लगता है हमारे दो की नीति की बात हो रही है। अगर महिला और पुरुष को सामने खड़े करके आपस में अगर सरकारी भिड़ाने लग जाए तो ये नीति, ये नियंत्रण कैसे होगा? डॉक्टर सिंह। मनीष जी इस चीजों को दो चीज ले रहे हैं। आ रहा हूं अश्विनी जी, आ रहा हूं। हमने कहा महिला सशक्तिकरण, इसका मतलब कभी नहीं कहा कि पुरुष जागरूक ना हो। महिला सशक्तिकरण, समाज की जागरूकता, गरीबी दूर करना और शिक्षा दूर करना, शिक्षित करना, इसमें पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। इसलिए इसको वैसे करके कि भाजपा का ये ओपिनियन, जेडीयू का ये ओपिनियन, सरकार, एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सफलतापूर्वक चल रही है और चलेगी। एक गोल को अचीव करने के लोग के दिशाएं, उसके लोग के मायने मतलब अलग होते हैं, मगर गोल तो हमारा एक ही है। अगर माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरुषों को नसबंदी करनी चाहिए, कौन सी गलत बात है? जी डॉक्टर सिंह, अनिला सिंह जी से पूछ लेते हैं। प्राइमरी चूंकि गरीबी, जी शिक्षा, महिलाओं, अश्विनी जी आ रहा हूं आपके पास। तो महिला सशक्तिकरण करने से परिवार का जी डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह, एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो आपकी सहयोगी अनिला सिंह जी भी पैनल पर हैं। अनिला जी, बिहार में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि उप मुख्यमंत्री की राय अलग है। जैसे ही महिलाओं को टारगेट किया गया, उन्होंने कहा जागरूकता की जरूरत पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से इसलिए बोलूंगी, अगर मनीष जी, जबकि प्रैक्टिकली, वैसे तो उपाध्याय जी बता देंगे, प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से आज की तारीख में भारतवर्ष की जनसंख्या चीन से भी आगे बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई वो उपाध्याय जी बता देंगे। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, जो कंडोम यूजेज है वो केवल और केवल 10% है, ठीक है, जिसको 10.8% एग्जैक्ट का है, जिसको कि 2030 तक सरकार प्लान कर रही है 16.4% यूजेज ले जाने के लिए। तो जागरूकता पुरुषों में आवश्यक है, जो उन्होंने कहा है गलत नहीं कहा है बिल्कुल। और यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ जो पत्नी है उसको बोला जाता है कि भाई नहीं करो, बेटा पैदा करो। तो यहाँ जागरूकता पुरुषों में ज्यादा जरूरी है महिलाओं के कंपैरिजन में। जी अनिला जी, जागरूकता जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है अगर सुखी परिवार है तो पूरे परिवार के सदस्यों के लिए जागरूकता होना जरूरी होता है। अश्विनी जी, आप कुछ कह रहे थे जब डॉक्टर सुनील सिंह कह रहे थे जागरूकता को लेकर बात और जंग भिड़ गई है। जी हाँ, बिहार में मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ और कह रही है, एनडीए की सरकार है। आपको क्या लगता है अश्विनी जी, आखिर जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि यूपी में जो नीति, जनसंख्या नीति आई है, उसके तहत अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सुविधाओं पर लगेगा ब्रेक। मनीष जी, मैंने 3 बिल बना के दिए हैं 3 राज्यसभा माननीय सांसदों को। एक माननीय हरनाथ यादव जी ने राज्यसभा में पेश किया, दूसरा माननीय अनिल अग्रवाल जी ने पेश किया और तीसरा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पेश किया है। वो तीनों बिल मैंने ही बना के दिया था। एक बिल राज्यसभा में भी पेश हो गया है, वो बिल भी मैंने ही बनाया है। मैं सीधे सीधे कहता हूं, इस देश में बच्चा बच्चा जानता है कि हेलमेट लगाने से हमारी सुरक्षा होगी, सब जागरूक है। फिर हेलमेट लगाने पे पेनाल्टी क्यों, हेलमेट न लगाने वाले पे पेनाल्टी क्यों? आप हेलमेट वाला कानून खत्म करिए। बच्चा बच्चा कार चलाने वाला जानता है कि सीट बेल्ट लगाने से फायदा होगा, हमारा फायदा होगा, फिर सीट बेल्ट न लगाने वाले पे पेनाल्टी क्यों? सबको पता है मास्क लगाने से कोरोना, हम कोरोना से बचेंगे, तो जो मास्क नहीं लगा रहा है उसके ऊपर पेनाल्टी क्यों? अगर जागरूकता से ही काम होना होता तो मुझे लगता है ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक कानून की जरूरत ही नहीं है। ट्रैफिक, सबसे पहले ट्रैफिक के कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। सब जागरूक हो गए हैं कि रेड लाइट पे रुकना है, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट पहनना है, कितनी स्पीड पे चलना है, तो सबको पता हो चुका।
फिर क्या जरूरत है ट्रैफिक नियम की? ये आपको मास्क के लिए आपको पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं? 2000 रुपए क्यों पेनल्टी लगा रहे हैं? अश्विनी जी, आपकी बात को लेकर अतीकुर रहमान साहब की उंगली उठ रही है और मुझे ऐसा लगता है अनिला जी और आपने जो कहा है वो निश्चित उसके विपरीत कहेंगे। अतीकुर रहमान साहब, आप सहमत हैं कि अगर इस तरह की चीजें हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है तो उसका उपयोग और जन जागरूकता के तहत अगर कोई चीज होती है तो उसमें बुराई क्या है? अतीकुर रहमान साहब। नहीं, बुराई कुछ भी नहीं अवस्थी जी, लेकिन जितना पॉपुलेशन जैसे सीरियस सब्जेक्ट को हेलमेट और सीट बेल्ट से जोड़ा जा रहा है तो मुझे हंसी आ रही है कि इतनी स्टडी करने के बाद भी अश्विनी जी को इतना कॉमन दोनों के अंदर अंतर समझ में नहीं आता है कि पॉपुलेशन इतना सीरियस सब्जेक्ट है। पैट्रियार्कल सोसाइटी और उत्तर प्रदेश, अवस्थी जी आप अंदाजा लगाइए, कोई महाराष्ट्र की बात नहीं है, तमिलनाडु या केरल की बात नहीं है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंटल इंडेक्स है, चाहे वो एजुकेशन का हो, लिटरेसी का हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी का हो, मदर मोर्टेलिटी का हो, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर दूषित कोई डेवलपमेंट इंडेक्स है तो उत्तर प्रदेश का है। उसमें जागरूकता लाने के लिए कंपेयर किया जा रहा है पॉपुलेशन को, कॉन्डम्स को, सीट बेल्ट और हेलमेट से। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। अश्विनी जी, छोटा जवाब समझ नहीं पाए। पेश किया अश्विनी जी ने, आपने अपनी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो मैं जा रहा हूँ जी। अश्विनी जी, राजीव जी आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी जी, छोटा जवाब। बहुत छोटा जवाब, उनको समझ में नहीं आ रहा। मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं? मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूं, यहां बिना डंडे के कोई काम नहीं होता। यहां पे डंडा चाहिए। अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल में पिनल एक्शन नहीं लगाए, पिनल क्लास नहीं लगाई, पेनाल्टी नहीं लगाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूं फेल हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। 1-1 लाख रुपए में डॉक्टर से कर लेंगे, 1 लाख रुपए में खुले हैं। अतीकुर रहमान साहब, ये हिटलर वाला रूल चाहते हैं। अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब आपके पास आऊंगा। राजीव राय जी के पास मैं नहीं आ पाया हूं। राजीव जी, ये कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। बर्क साहब को आप ये सूचना दे दीजिएगा, ऐसा सरकार कहती है। रमेश जी, मेरी एक आपत्ति है और आपके सवाल में बर्क साहब ने कह दिया एक कुरान की आयत लेकर आपने बार बार उसको मेरे से भी पूछा, नीला सिंह से भी पूछा, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। मैंने आपके संज्ञान में लाया कि साक्षी महाराज और तमाम अगर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं तो साध्वी निरंजना से सहित कितने तारीख वाइज बता दूंगा, किस तारीख को किस मोहन भागवत ने भी 2016 में बोला था। अरे उन्होंने वेद पुराण को नहीं कोट किया। आप जिसका नाम ले रहे हैं उन्होंने वेद पुराण को कोट नहीं किया, गीता रामायण को कोट नहीं किया उन्होंने। आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? वेद पुराण और गीता को कोट करके बाकी कुछ भी बोल सकते हैं सांसदों के, मंत्रियों के। आपको इतनी बेचैनी? राजीव राय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, अनिला सिंह जी, डॉक्टर सुनील सिंह और अतीकुर रहमान साहब। जी हां, आज मेरे पास वक्त इतना ही। देश के सवाल में आप लोगों ने शिरकत की, आकर अपनी अपनी राय रखी, विचार व्यक्त किए और पार्टी की राय रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते जी हां, अश्विनी जी ने कहा कि डंडे की जरूरत होती है कानून में। मुझे याद आता है संजीव गांधी का वो काल। जी हां, संजय गांधी ने कहा था सरकारें चैलेंजेस से नहीं चाबुक से चलती हैं। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।